हेलो आईसीएससी वाले बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप तैयार होंगे आपके 17 मार्च बोर्ड एग्जाम के लिए। स्टूडेंट, हम लोगों ने कल एक रिवीजन सेशन दिया था जो कि था चैप्टर नंबर 2 वर्क पावर एंड एनर्जी का। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको करा रखा हुआ है, क्योंकि फिजिक्स में जो बच्चों को डर लगता है ना, बेसिकली न्यूमेरिकल्स से लगता है। आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री, एक और ही थोड़ा सा बच्चों के लिए डरावना लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और आसान सा चैप्टर। ठीक है, इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि नया चैप्टर के लिए आपको कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल्स चाहिए या थ्योरी चाहिएगी, आपको बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि अब आपको किस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट रिवीजन चाहिए। ठीक है, उसी को लेकर के हम लोग कल और परसों आपको कंप्लीट फिजिक्स रिवाइज करा देंगे। ओके, चलिए तो आज के चैप्टर को शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन से, जो कि फॉर्मूले हैं इससे, और इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मैंने सारे क्वेश्चंस ऐसे चूज किए हैं जिससे आपको सारे चैप्टर के कंसेप्ट वन बाय वन क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले फॉर्मूला से। अगर टेम्परेचर में चेंजमेंट वाले हम लोग कंसेप्ट को छोड़ दें तो हमारा पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का क्या, हीट कैपेसिटी। ठीक है, और हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी डैश से डिनोट किया जाता है, और ये होता है हीट एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब अपॉन में डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बात है। अगर इसी हीट कैपेसिटी में स्पेसिफाइड कर दूं किसी यूनिट मास के लिए, तो स्पेसिफिक हीट क्या बन जाएगी, स्पेसिफिक हीट बन जाएगी क्यू, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब अपॉन में मास इनटू में डेल्टा टी। मास का यूनिट मास, जितने मास के लिए उसकी हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है, और उसमें कितना चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। ओके, बहुत बढ़िया बात है। फिर हमारे पास हीट रिलीज और एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए मास इनटू में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू में डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी है डेल्टा टी। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, आपको याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आपने पढ़ा, क्या पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट रिलीज्ड, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने जितनी हीट लॉस्ट करी वो किसके इक्वल होती है, हीट एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, और इन दोनों को कांटेक्ट में रखा जाता है, और इसने कुछ हीट रिलीज करी। अभी मान लो ये हॉट है और ये क्या है, हमारे पास कोल्ड है, ये कोल्ड बॉडी है। अब हीट ज्यादा है तो अब क्या हो गया, अब हमें पता है ना कि जो टेम्परेचर होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ चलता है ना। तो ये हाई टेम्परेचर था, ये लो टेम्परेचर था। अब इसने क्या किया, हीट रिलीज किया, और बी ने क्या किया, हीट गेन किया। तो दोनों की जो हीट का वैल्यू होगा किसी एक पोजीशन पे, वो क्या होगी, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडी। जितनी इसने हीट लॉस किया होगा उतनी ही इस ऑब्जेक्ट ने हीट क्या की होगी, एब्जॉर्ब की होगी। इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी बोलते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर भी कहा जाता है। ठीक है, मान लो मैं कहता हूं कि किसी एक लिक्विड को, 50 ग्राम लिक्विड को किसी 100 ग्राम वाले लिक्विड में हम लोग क्या कर दिया, डाल दिया, तो उसका जो टेम्परेचर वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, कम हो गया। पहले मान लो 50 डिग्रीज था, कुछ इस तरह से स्पेसिफिक हीट दे दी गई। अब मास पूछ लिया जाता है या टेम्परेचर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, मान लो हमारे पास इस ए ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास m1 है, और इसका मास क्या है, हमारा m2 है, और इसके बाद स्पेसिफिक हीट C1 है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 है, और चेंज इन टेम्परेचर मान लो कह रहा है 30 डिग्रीज था पहले, और फाइनल एक टेम्परेचर जब मिक्स कर दिया तो हमारे पास आ गया T। तो हमारे पास इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं MC डेल्टा टी। तो डेल्टा टी मतलब चेंजमेंट इन टेम्परेचर, तो हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर था माइनस फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू M2 C2 इंटू डेल्टा टी, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस 2। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? सिंपल सी बात है, टेम्परेचर T1 रहा होगा पहले वाले का, T2 रहा होगा दूसरे वाले को, मिक्स कर दिया तो T बन गया। तो जब पहले वाले की बात करेंगे तो T माइनस फाइनल, और जब इसकी बात करेंगे तो फाइनल माइनस T2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये जो कंसेप्ट है कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल का, ये भी क्या होता है, फिनिश होता है। फिर जब बी पार्ट में जाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या होता है आपको पता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना। सॉलिड क्या करने लगे, मेल्ट होने लगे। ठीक है, तो इन सब पॉइंट के बाद एक हमें पढ़ने के लिए मिलता है लेटेंट हीट।
ठीक है। और फिर वाटर का एनोनिमस जो कंडीशंस होती हैं वो हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं, जैसे कि वाटर को एज अ कूलेंट क्यों यूज किया जाता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था एक टाइम पे ये। तो लेटेंट हीट इज इक्वल टू क्या होता है, हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, स्पेसिफिक लेटेंट हीट है ये, ठीक है। हीट रिलीज और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी अपॉन में यूनिट मास, ठीक है। कोई भी एक यूनिट मास कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है, ये उसकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट हुआ करती है, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा सा ओवरव्यू इस चैप्टर का। यहां से आपने जितने भी टॉपिक पढ़े, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर क्या होता है, इंक्रीज नहीं होता, फिर इंक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर जब राइज करते हैं तो कितने डिग्रीज में राइज हो रहा है, कितने डिग्रीज में डाउन हो रहा है, ओके। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये थोड़े थोड़े जो एप्लीकेशन है ये जरूर देखिएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूं कि इस सारे टॉपिक से आपको इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन, जिसे कहते हैं कि हाँ हमने ये पढ़ा था, ठीक है, ये हो गया है। अब हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशंस पे सीधे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सर अप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पढ़ो पढ़ो, कोशिश करो, पेन कॉपी लेके बैठो, अगर कर पा रहे हो तो साथ में करते चलो, इसका कुछ अलग ही मजा है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो सीखते चलो। वैसे अब ये क्वेश्चंस आप सबको आने चाहिए, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ये सेलिना के, और कुछ एक्सरसाइज के हैं जो कंसेप्चुअल 1-2 क्वेश्चन रखे हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत कम समय में इस चैप्टर का मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि जो एक अच्छे बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एक तरफ से पढ़ाने का टाइम नहीं है, 3 दिन में पेपर है, अब एक तरफ से अगर पढ़ोगे 2 दिन में तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो मेन चीजें हमें देखनी है, टू द पॉइंट हिट करेंगे जहां से हम स्कोर कर सकें। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, है ना, इज poured into a vessel containing 50 gram of water at 20 degree Celsius. Okay, the final temperature of mixture is 30 degree Celsius. Taking the specific heat capacity of water is 4.2 joule per gram per Kelvin. Calculate the heat capacity of the vessel. Heat capacity निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सा प्रिंसिपल लगाना है, लेकिन इसके पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, कि हमारे पास गिवन वैल्यू कौन कौन सी। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास, दिया है, क्या दिया है, हीट मास ऑफ द वाटर दिया है। मास ऑफ द वाटर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 40 ग्राम, 40 ग्राम, ठीक है। फिर क्या कहता है, कहता है एट 60 डिग्री टेम्परेचर, टेम्परेचर 1 कितना दिया हुआ है, 60 डिग्रीज दिया है। इतनी बात क्लियर है, ओके। इसके बाद देखो क्या दिया है, इसके बाद दिया हुआ है वेसल कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर। अब वेसल में जो इसका मास था वो कितना दिया है, 50 ग्राम दिया हुआ है। और क्या गिवन है, और गिवन है टेम्परेचर दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इनको जब मिलाते हैं तो फाइनल टेम्परेचर कितना दिया है, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय द कंटेनर एंड हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर, कोल्ड वाटर, ये निकाल लेते हैं। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड वाटर, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो लिख लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है 4.2 जूल ग्राम पर केल्विन, है ना। और वेसल की दिया हुआ है कितनी हमारे पास, वेसल की हमें कैलकुलेट करनी है, तो मान लो हमारे पास C डैश हो गई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो देखो भाई, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि वाटर की हीट कितनी इसमें रिलीज होगी। देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास mc डेल्टा t, ठीक है। Q इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, और C की वैल्यू कितनी है 4.2 इंटू T की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 माइनस 30 डिग्री, है ना। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल से फाइनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आपको याद हो, है ना। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40 इंटू में 4.2 इंटू में कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो Q की वैल्यू कितनी आ रही है, Q की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5040, कितना आ रहा है 5040 जूल, ठीक है। चलो अब ये तो हमारे पास आ गया टोटल हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय द बॉडी। अब एब्जॉर्ब बाय द बॉडी निकालो, तो सबसे पहले किसका निकालो, वेसल का निकाल लो। तो चलो निकालते हैं हीट एनर्जी टेकिंग बाय द वेसल, ठीक है, ओके। लेकिन इसके पहले हमें निकालना पड़ेगा टेक बाय कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर 50 डिग्री 50, अच्छा पहले ये वाटर जो दिया है, तो वाटर कितना दिया हुआ है हमारे पास, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T।
कितना ग्राम है वाटर हमारे पास 50 ग्राम, इनटू में सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4.2 और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा हमारे पास कितना 30 माइनस का 20, कितना हो जाएगा 30 माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से निकल के आएगा 50 इंटू में 4.2 इंटू में कितना 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये वाटर का है कोल्ड वाटर, तो Q W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2100, कितना ना 2100 जूल। देखो ये थी हमारे पास टोटल एनर्जी रिलीज्ड बाय द वाटर। अब जो वेसल में वाटर पड़ा था 50 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस का, तो वाटर की तो पता है ना हीट कैपेसिटी कितनी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने इस वाटर ने कितनी एनर्जी अपने ऊपर क्या ली, एब्जॉर्ब करी, वो निकाल। अब वाटर के साथ साथ कुछ वेसल ने भी क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द वेसल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा mc डेल्टा टी, ये तो हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वेसल की वैल्यू कितनी है m की वैल्यू है हमारे पास हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल इनटू राइज इन टेम्परेचर, मास नहीं गिवन है, तो हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल कितनी हो जाएगी, कुछ गिवन है हमारे पास, नहीं गिवन है क्या, हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अच्छा यही तो फाइंड करना है, C डैश इंटू में डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 30 इंटू में 30 माइनस में 20 डिग्री सेल्सियस। चलो तो ये हो गया C डैश। अब जरा देखो, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्या होता है, हीट रिलीज्ड बाय द बॉडी मतलब 5040 इज इक्वल टू हीट गेन बाय द बॉडी। तो हीट गेन कितना था 2100 प्लस कितना 10 इंटू में C1। अब जरा सब्ट्रैक्ट करो तो 5040 माइनस 2100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो इधर से 5040 माइनस 2100, ये हो गया 0 हो गया 4, ये हो गया 10 में 1 गया 9, इधर हो गया 4 में 2 गया 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 10 है ना, तो कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 294, हीट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 294 ऑफ द वेसल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है आसान। चलो ठीक है, जरा इसकी बात कर लेते हैं, हीट रिलीज्ड बाय द कंटेनर क्या होगा, उस कंटेनर की हीट कैपेसिटी जो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये, प्लस उसमें उसके जो टेम्परेचर में राइज कितना होगा, सिर्फ इतना ही तो लिया जाएगा, मास नहीं लिया जाएगा इसमें। ओके, तो mc डेल्टा टी, तो यहां से हमने फाइंड किया, फिर इसको और जो हमारे पास वाटर इसमें जो भरा था दोनों को ऐड कर दिया और टोटल से कंपेयर करा दिया, आंसर आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है सर, सेकेंड नंबर जरा लगाइए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जरा पढ़ भी दीजिएगा क्या है थोड़ा पहला वर्ड। Some amount of the heat is supplied to two liquid A and B। ठीक है, कहता है कि the liquid A shows a greater rise in temperature, what can you say about the heat capacity of A compared to that of B। देखो क्या कहता है एक हमारे पास लिक्विड है A और एक लिक्विड है B, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो A वाला जो हमारे पास लिक्विड है वो उसके टेम्परेचर में बहुत तेजी से उछाल होती है, मतलब बढ़ता है, उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक ये है A कंटेनर है और एक कंटेनर है हमारे पास B, और जैसे इनको मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि A का जो टेम्परेचर है डेल्टा टी वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर ये इंक्रीज ना करता तो इसका मतलब इसकी जो हीट कैपेसिटी थी, हीट कैपेसिटी जिसको हम लोग C डैश से डिनोट करते थे, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा थी। हीट कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी तो जब ये मिक्सचर इसमें मिक्स किया जाएगा मिक्सचर, तो क्या होगा, ये इसमें हीट इंक्रीज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो हीट इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को इस मटेरियल के दूर करने में लग जाएगी। ठीक है, और इसी वजह से इसकी स्पेसिफिक हीट ये मानी जाएगी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसने तुरंत टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, इसका मतलब यह है कि जो सब्सटेंस A है इसकी हीट कैपेसिटी इन द कंपैरिजन ऑफ B क्या है, लो है। इतनी रामायण नहीं लिखनी है आपको सीधे एक पॉइंट में लिख देना है कि राइज इन टेम्परेचर ये शो करता है कि A की जो हीट कैपेसिटी है ना वो कंपैरिजन ऑफ B क्या है, कम है। इतना लिख दोगे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड सर लगा दीजिए थोड़ा तेज से, जैसे मैं बोला करूं तो लगा दिया करो आप।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अ मास ऑफ m1 ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 at the temperature T1 is mixed with a mass M2 of other substance of specific heat capacity C2 at a lower temperature T2. Deduce the expression for the temperature T of the mixture. State that the assumption, if any. तो अगर कोई एजम्पशन है तो आपको बताना है, और अगर कोई एजम्पशन नहीं है तो नहीं बताना है। सिंपल सी बात है, एजम्पशन एक ही होता है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाते हैं तो एक एजम्पशन, क्या कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट और गेन इन द प्रोसेस। चलो मान लो मैं गिवन की बात करता हूं, तो हमारे पास सब्सटेंस ए दिया है और एक सब्सटेंस दिया हुआ है बी। इसका मास है हमारे पास m1, इसका मास है हमारे पास m2, स्पेसिफिक हीट C1, इसकी स्पेसिफिक हीट C2, और इसका टेम्परेचर हमारे पास गिवन है T2, है ना, T1 और कुछ गिवन है, और इसका टेम्परेचर हमारे पास गिवन है T2। ठीक, अब कहता है इनको मिक्स कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इस मटेरियल को और इस मटेरियल को हम लोग मिक्स करते हैं। ठीक है, तो मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर हो जाता है T। क्या हो जाता है? टेम्परेचर T। ये मैंने लिख दिया, मिक्स के बाद टेम्परेचर हो जाता है T। अब कहता है इसके लिए फॉर्मूला डिड्यूस करो। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने सबको पता है कि हमारे पास एक प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री की, क्या होता है? mc डेल्टा T, m1 c1 डेल्टा T इज इक्वल टू m2 c2 डेल्टा T। इसी में वैल्यू इसकी प्लेस कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो m1 की वैल्यू ऑलरेडी m1 है, c1 की वैल्यू ऑलरेडी c2 है, और डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? T1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? T1 माइनस T हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। इधर जरा देखिए क्या है, इधर है हमारे पास M2 और C2, और टेम्परेचर के लिए निकालना है ना कि दूसरे वाले का टेम्परेचर कितना है, तो यहां पर हम लोग डेल्टा T ही लिखा रहने देते हैं, इसको चेंजमेंट नहीं करते हैं। अगर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? T माइनस T2 हो जाएगा। ठीक है, तो T2 के लिए नहीं फाइंड करना, T के लिए फाइंड करना है। चलो ठीक है, देखो भाई यहां पर क्या हो जाएगा। अब ये हम इसको क्या करते हैं? ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले जरा इसको लिख लो यार। ये हो जाएगा हमारे पास क्या? ये हो जाएगा T माइनस का T2। कोई दिक्कत? अब जरा ओपन करो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m1 c1 T1 माइनस m1 c1 एंड T। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m2 c2 T माइनस का कितना हो जाएगा? m2 c2 T2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। जरा देखिए तो ये हमारे पास कितना है? m1 c1 T1 कहीं दिख रहा है, ये है m1 c1 T1 माइनस में। ठीक है, अब इसको क्या करो? ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करो, इस T को हम इधर ले जाते हैं और T2 वापस इधर ले आओ, तो हो जाएगा m1 c1 T1 प्लस में m2 c2 T2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास? m1 c1 T प्लस में m2 c2 T। सर ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब जरा देखो यहां से T और T कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा T और T। तो T और T को जैसे कॉमन लोगे, ऊपर लिख देता हूं मैं, जैसे ही आप लोग कॉमन लेंगे T को, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। जरा देखो m1 c1 T1 प्लस m2 c2 T2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास m1 c1 प्लस m2 c2, और कॉमन क्या आ गया? T आ गया। देखो ये वही T है जिसके लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना था, तो इसका मतलब हमें T की वैल्यू फाइंड कर देनी है और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 c1 T1 प्लस m2 c2 T2 अपॉन में कितना हो जाएगा? m1 c1 प्लस में m2 c2 इज इक्वल टू T। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फॉर्मूला निकल के आ गया टेम्परेचर फाइंड करने का। यही तो था, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टेम्परेचर। था ना कमाल का? ठीक है, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा जाता है। 2018 में शायद लास्ट ईयर एग्जाम में था, आपने अगर 10 इयर्स देखे होंगे तो। चलो ठीक है, आगे बात करें। इसको अगर देख लिया आप लोगों ने, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सर प्लीज सप्लाई द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कहता है द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम वाटर। यही सर कहता है द टेम्परेचर ऑफ 300। अब कहां पर चल रहे हैं? अब लेटेंट हीट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे। कहता है द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस इज लोवर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस बाय एडिंग आइस
टू इट, जब बर्फ से मिला दिया जाता है तो टेम्परेचर 0 हो जाता है। कहता है फाइंड द मास ऑफ आइस, तो हम कितने मात्रा में आइस को क्या करें, उसमें ऐड कर दें, added if specific capacity of water is 4.2 and specific latent heat of ice is 336। क्या इतनी बात आपको समझ में थोड़ी बहुत आई कि नहीं आई? आ गई। तो सबसे पहले तो हीट लॉस्ड बाय द बॉडी निकाल लेते हैं, तब लेटेंट हीट निकालेंगे, हीट लॉस्ड बाय द बॉडी। चलो भाई, हीट लॉस के लिए सबसे पहले गिवन, सबसे पहले क्या गिवन करेंगे। देखो हमारे पास क्या गिवन है, एम दिया है 300 ग्राम, एम दिया है 300 ग्राम और टेम्परेचर कितना दे रहा है, डेल्टा टी दे रहा है 40 माइनस का 0। भाई फाइनल इनिशियली था, फाइनली था, सब्ट्रैक्ट किया तो डेल्टा टी कितना आ गया 40 डिग्री सेल्सियस कि केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में ही तो है, डिग्री नहीं केल्विन में भैया, तो ये हो गया हमारे पास 40 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब क्या कहता है, कहता है कि सबसे पहले निकाल लो हीट लॉस्ट बाय द वाटर और इसके बाद फिर लेटेंट हीट निकाल लेंगे तो सिंपल आ जाएगा। चलो, तो हीट लॉस्ट बाय द वाटर कितना हो जाएगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M इंटू में C इंटू में डेल्टा T। तो कितना आ गया, M की वैल्यू आ गई 300 इंटू में C की वैल्यू कितनी है 4.2 वाटर की, सबको याद हो जानी चाहिए, और राइजिंग टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 40400 आ जाएगा। देखो तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना, ये लिख सकता हूं 4.04 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। आ गया लिख के कि नहीं किया गया? अच्छा, लेटेंट हीट की बात करें सर, क्वेश्चन उठाइए। लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट कितना रहेगा, लेटेंट हीट हो जाएगा m इंटू में लेटेंट हीट Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ आइस इंटू में लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो मास कितना गिवन है, मास कितना गिवन है यही फाइंड करना है, और लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी गिवन थी 336, यस 336। ओके, अब देखो हीट रिलीज्ड बाय द बॉडी इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4.04 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू m डैश 3 इंटू 3 इंटू 6, मतलब 3 इंटू 3 नहीं 336। ये कौन सा प्रिंसिपल लगाया, ये कुछ मैंने जादू नहीं है, ये वही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट रिलीज्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो यहां से m डैश मतलब मास ऑफ द आइस आ जाएगा निकल के 4.04 इंटू में 10 की पावर 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा 336। इसको फाइंड कर लोगे, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा था लेकिन थोड़ा सा आपको यहां पर माइंड सेटअप करना है कि अगर हमने देख लिया कि हीट रिलीज कितना हो रहा है और हीट एब्जॉर्ब कितना हो रहा है तो आप यहां से वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे सपोर्टिंग क्वेश्चन में 3 to 4 मार्क। चलो अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। कहता है कैलकुलेट द पावर ऑफ, ये तो है शायद, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 30 सेकेंड। फिर क्या कहता है, कहता है इफ द इफिशियंसी ऑफ हीटर इज 40% ओनली, इफ जो हीटर की इफिशियंसी है कितनी है 40% है, ठीक है। कहता है टेक स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 336 जो कि फिक्स होती है। तो चलो भाई क्या क्या गिवन है, मास दी गिवन है 1 kg, इफिशियंसी दिया हुआ है 40 और टाइम दिया 30 सेकेंड। ठीक है, चलो भाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, सबको बताओ जरा। एनर्जी इज इक्वल टू होता है हमारे पास Q से डिनोट कर देता हूं। चलो Q इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू में लेटेंट हीट, मास ऑफ द सब्सटेंस एंड लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस, और Q इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, पावर इंटू में टाइम। भाई एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू में टाइम होता है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। या पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ये तो पक्का पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो पावर इंटू में टाइम लिख दिया मैंने, और यहां पर M इंटू में क्या आ गया, L आ गया। अब देखो क्या क्या गिवन है हमें, अब गिवन है हमारे पास कितना गिवन है, मास दिया है 1 kg, लेटेंट हीट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर, पावर कितना है हमारे पास, पावर फाइंड करना है, ये तो पावर फाइंड करना है। तो हो जाएगा पावर इंटू में टाइम इज इक्वल टू M की वैल्यू कितनी गिवन है, M की वैल्यू गिवन है 1 kg, ओके, और लेटेंट हीट कितना दिया हुआ है
336 जूल। तो इनको 336 जूल को किलो जूल में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी को हमें वॉट आर या किलो वॉट आर में लिखना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 10 टू द पावर 3 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास किलो जूल आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास मशीन है, हीटर है, ये 40% केवल इफिशियंट है, तो इसके पावर का 40% फाइन कर लेते हैं। तो ये पावर इंटू में टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड, इंटू में 40 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर बहुत ही इजीली क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। पावर देखो, टाइम को देखो, टाइम क्या सेकंड्स में दिया है? बिल्कुल सेकंड्स में ही दिया हुआ है। चलो सॉल्व कर लो और आंसर मैं आपको देखो सॉल्व करा दे रहा हूं। कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू 336 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू में 30। अब सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका किलो वॉट आर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की। देखो यहां से जो हमारे पास इस चैप्टर का पार्ट 1 था वो फिनिश हो गया है। पार्ट 2 का हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन यहां पर कैलकुलेट कर लिए कि जो दूसरे पार्ट में थे ना, जिसमें लिटेंट हीट वगैरह के क्वेश्चन थे, वो हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग वैसे क्वेश्चन करेंगे जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देखो एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कहता है द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स चेंज ऑफ स्टेट डज नॉट कॉज एनी राइज इन इट्स टेम्परेचर। देखो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर हमारे पास 2 लिक्विड हैं, एक ए है और एक बी है, और उस बी लिक्विड में मैं ए को मिला देता हूं या ए में मैंने बी को मिला दिया, तो उसमें अगर टेम्परेचर का चेंजमेंट नहीं हो रहा, राइजिंग टेम्परेचर नहीं हो रहा, इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा क्यों होती है कि भाई मान लो हमारे पास ये एक सब्सटेंस है और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, कम है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है। तो जब इसको हम लोग हीट देंगे ना, जब हम यहां से इसको हीट देंगे, तो ये जो हीट है ये तब तक इसको इफेक्ट नहीं डाल पाएगी जब तक कि इसके मॉलिक्यूलर स्पेस को कम ना कर दे, या वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगी क्या करने में, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में। तो वो जो एनर्जी इसको दे रहे हैं, हीट एनर्जी, वो इस काम में बिजी हो जाएगी। ठीक है ना? सेम आपको डिक्टो लिखना है जैसा मैं बोल रहा हूं, बस अपनी लैंग्वेज में। तो इस वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता, और इसी को तो बोलते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो बहुत बढ़िया बात है, छोटा सा टॉपिक था। अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन जस्ट हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के तरीके सॉल्व किया था, जब मैंने आपको बताया था कि ये ए है, बी है, तो ए का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, इसका मतलब हीट कैपेसिटी कम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन भी आपके पास। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कहता है द सराउंडिंग बिकम्स प्लेजेंटली वार्म then when water in lake start freezing in cold countries। जो ठंडे हमारे पास कंट्रीज है ना, वहां की जो लेक्स में पानी जब जमता है तो अगल बगल का जो एरिया होता है ना पॉन्ड के अगल बगल का, वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है, वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। देखो सुनो, मान लो कि हमारे पास ये क्या है, लेक है। ठीक है, अब इस लेक में क्या है, हीट जो एनर्जी है वो क्या है, एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि वाटर है ना, और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती, एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि थोड़ी थोड़ी क्या होने लगती है, फ्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही ये फ्रीज होना शुरू होती है तो इसकी जो हीट एनर्जी है वो रिलीज होना शुरू कर देती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही वाटर फ्रीज होता है तो ये अपने अंदर से हीट एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जैसे ये एनर्जी को रिलीज करेगा तो जो अगल बगल का जो एरिया होगा, अब ये नहीं कि लेक के 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मली जो अगल बगल का एरिया होगा वो प्लेजेंटली वार्म, मतलब हल्का हल्का, कंपैरिजन टू द अनदर एरिया क्या महसूस करेगा, गर्म महसूस करेगा। यही एक रीजन है इस केस का। बात समझ में आई? और दूसरा कोई रीजन नहीं। अच्छा तो बताओ ये किस टाइप की प्रोसेस हुई? ये एक तरह की एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई, मतलब हीट रिलीज करने वाली।
बात समझे? बेसिकली आइस का जमना ये एक्सोथर्मिक नहीं होता, लेकिन जमने के बाद जो ये कर रहा है ना काम, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया बात है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में। चलिए, तो अब एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हमें देखने में लगता है कि आसान है, वो वाकई में आसान होते नहीं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ आइस नीडेड टू कोल्ड 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन इन कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इन 32 डिग्री सेल्सियस such that the final temperature is 5 degrees Celsius. Specific heat capacity of calorimeter is 0.4 joule gram per centimeter. फिर कहता है specific heat capacity of water 4.2 and latent heat capacity of 330. 336 होता है वैसे, लेकिन यहां पर 330 है। एक्सरसाइज क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या हमारे पास है। गिवन है हमारे पास मास ऑफ आइस नीडेड, मास निकालना है, वाटर का दिया है, वाटर का मास दिया है 150 ग्राम और एक दिया है 50 ग्राम, दो दिए हुए हैं ना मास। ठीक है, फिर क्या कहता है टेम्परेचर हमारे पास कितना है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 1 इनिशियल और टेम्परेचर फाइनल कितना दिया हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या कहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज 0.4। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर दिया हुआ है कितना 0.4 यूनिट, आप लिख लेना। इसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है कितना 4.2। फिर आगे क्या कहता है लेटेंट हीट L की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 330, ये दिया हुआ है। चलो भाई, फाइंड करना है अपने को मास। ठीक है, तो सबसे पहले तो हीट रिलीज कितना होगा, फिर इसके बाद हीट एब्जॉर्ब ये कितना करेगा। ठीक है, हम आइस की बात कर रहे हैं, इसकी बात तो नहीं, ये तो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जरा देखो, तो हीट रिलीज हो गया हमारे पास क्या mc डेल्टा t, तो m की वैल्यू 150 ग्राम, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हो जाएगा 32 माइनस का 5 mc, c की वैल्यू कितनी है 4.2। कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास कुछ आंसर आएगा कितना, मैं बताता हूं। ये हो जाएगा 150 इंटू में कितना हो जाएगा 27 इंटू में 4.2। ठीक है, Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये Q केवल इकलौता नहीं है, ये तो वाटर है, वाटर के साथ साथ आइस, ये वाला भी वाटर भी तो है जो कैलोरीमीटर में गिवन है। तो कैलोरीमीटर का भी तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो कैलोरीमीटर का निकालो, तो कैलोरीमीटर का जब निकालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा Q2 इज, ये 1 ले लेता हूं, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 50 ग्राम और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी 0.4। ठीक है, और इनटू में कितना कह रहा है हमारे पास, इनटू में कह रहा है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा T2 माइनस T1, फाइनल तो है नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 32 माइनस का 5 तो 27, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से Q2 निकल के आ जाएगा Q2, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करना है अपने को, इस Q1 प्लस Q2 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, ये हो गया हीट रिलीज। ठीक है, और फिर हमें निकालना है आइस का, तो आइस के लिए क्या, लेटेंट हीट, मास ऑफ आइस इनटू में 330 हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से मास ऑफ आइस निकाल लोगे। सेम एक क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे किया था, लेकिन उसमें ये कंडीशन नहीं गिवन थी। इसमें खास बात क्या है कि हमारे पास एक कंडीशन तो गिवन है ही, साथ में दूसरी कंडीशन भी गिवन है। मतलब कि अगर हम बात करें हीट रिलीज की, तो इन दोनों ने मिलकर के काम किया बर्फ के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बर्फ को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इन दोनों के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए पहले इसकी एनर्जी निकाली, फिर इसकी एनर्जी निकाली, ऐड कर दी, और फिर लेटेंट हीट और मास से हम लोगों ने हीट कैपेसिटी निकाल ली किसकी, बर्फ की। तो देखो, तो m इंटू में लेटेंट हीट, इसको डिवाइड करा दोगे तो मास ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ आइस निकल के आ जाएगा। इसका आंसर 53 के आसपास आ रहा है, जबकि बुक में 50 ग्राम दिए है। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 53.2 ग्राम के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो परेशान मत होना, ये आंसर आपका करेक्ट है।
ठीक है। तो चलो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कैलोरीमेट्री का क्विक रिवीजन सेशन आपको कैसा लगा, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है। और अगला चैप्टर आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए जो आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।